अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करने हैं यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट मेटल्स और साथ ही साथ हम देखेंगे व्हाट आर नोबल मेटल्स। तो स्टूडेंट्स जल्दी से लेते हैं एक क्विक रिकैप। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 विच इज केमिकल रिएक्टिविटी। और इस केमिकल रिएक्टिविटी में सो फार हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट हमारा टॉपिक नंबर 8.1 विच वाज अबाउट मेटल्स। और इन मेटल्स वी हैव डिस्कस्ड इट्स बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हमने पढ़ा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एंड देन कंपेयर किया एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और इनकी रिएक्टिविटीज को इन डिटेल, और इसे हमने टेबल फॉर्म में भी डिटेल में समझा। आज के इस लेक्चर में लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट मेटल्स। सो स्टार्ट करते हैं विद यूजेस ऑफ सोडियम। सोडियम पोटेशियम एलॉय, हम जानते हैं कि एलॉय तब बनते हैं जब मेटल्स कंबाइन होती हैं। सो सोडियम और पोटेशियम का एलॉय यूज होता है एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एज अ कूलेंट यूज होता है। कूलेंट मतलब एक ऐसा एजेंट जो कि किसी चीज को कूलिंग प्रोवाइड करेगा। एज वी नो दैट न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रहा होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के नतीजे में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। सो उसको बैलेंस करने के लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और सोडियम और पोटेशियम इनको मिक्स करके एक बहुत ही अच्छा कूलिंग एजेंट बनता है जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और यूज़ भी है विच इज़ इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस येलो लाइट, और वो येलो लाइट जब प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम कहेंगे सोडियम वेपर लैम्प, यानी कि एक स्पेशल किस्म के लैंप्स होंगे जो ब्यूटीफुल सी येलो लाइट क्रिएट करेंगे, और ये भी हो गया यूज ऑफ सोडियम। इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो वो है टाइटेनियम। व्हेन वी से रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम जानते हैं कि जो हमारी एल्कलाई मेटल्स हैं दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड दे हैव टेंडेंसी टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। अब जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी तो इसका ये मतलब हुआ कि इनका लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन कोई और मेटल या कोई और एटम गेन कर सकता है। कोई और एटम जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। सो हम कहेंगे कि ये मेटल एक्ट करती है एज रिड्यूसिंग एजेंट, और वो हमें चाहिए हो सकता है इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हम जानते हैं कि मेटल्स अलोन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, दूसरे कंपाउंड से अलग करना पड़ता है, तो उसमें हमें सोडियम मेटल यूज की जा सकती है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ टाइटेनियम। अब चलते हैं मैग्नीशियम की तरफ। व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहाँ हमने डिटेल में डिस्कस किया था हर एक पॉइंट को, हर एक रिएक्शन को, और ऑलमोस्ट सभी रिएक्शंस में हमने यूज़ किया था मैग्नीशियम को एज एग्जाम्पल। यही बात शो करती है कि मैग्नीशियम कितनी इंपॉर्टेंट मेटल है। मैग्नीशियम एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी कि ये बिलोंग करती है फ्रॉम ग्रुप 2, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो मैग्नीशियम इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट बल्ब्स और फायरवर्क्स। जी हाँ, फायरवर्क्स के जो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं वो उसमें मेटल्स की वजह से होते हैं, और मैग्नीशियम की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है उन फायरवर्क्स में। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइट एलॉयज, यानी कि एलॉयज बनाने में भी काम आती है। और एलॉय होता है एक सॉलिड सॉलिड मेटल और मेटल, उनका कम्बिनेशन, उनका एक मिक्सचर, और उसमें आपको 2 मेटल्स अलग अलग से बिल्कुल नजर नहीं आती। बोथ मेटल्स दे आर होमोजीनियसली मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू थिंग, और वो हो जाती है एलॉय। एलॉय सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट करता है ऑफ द मेटल्स जो कि उससे बनी है। और चूंकि मैग्नीशियम एक लाइट मेटल है, हमने पहले भी देखा कि ये रिबन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, हम इसे रिबन की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो ये यूज़ होगी लाइट एलॉयज बनाने में। अब अभी हमने डिस्कस किया कि मैग्नीशियम रिबन्स की फॉर्म में हो सकता है। सो मैग्नीशियम रिबन इट इज़ यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस टू इग्नाइट एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर को इग्नाइट करने के लिए
हम मैग्नीशियम का रिबन यूज़ करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन को इग्नाइट करना बहुत आसान है और वो ज़्यादा देर तक इग्नाइट रहता है। सो हम उससे यूज़ कर सकते हैं एल्यूमिनियम पाउडर को इग्नाइट करने के लिए, जिसे डायरेक्टली इग्नाइट करना मुश्किल होता है। इग्नाइट मतलब जलाना। इसके अलावा मैग्नीशियम इज यूज्ड एज एनोड फॉर प्रिवेंशन ऑफ करोजन, और प्रिवेंशन ऑफ करोजन हम चैप्टर 7 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज करोजन और उसको प्रिवेंशन के मेथड्स क्या हैं और इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं। सो अब हमें ये मालूम है कि मैग्नीशियम वो एक्ट करेगा एज एनोड, क्योंकि मैग्नीशियम के पास एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है, और जब लूज करेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए ये एनोड बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट मेटल है। Let's move on to another metal, which is calcium metal. And uses of calcium are, it is used to remove sulfur from petroleum products. ये कैल्शियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है कि हम जब पेट्रोलियम मसनूआत बनाएंगे तो उसमें से एंड पे सल्फर हमें रिक्वायर्ड नहीं होती, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। तो सल्फर को रिमूव कराने के लिए हम कैल्शियम यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम इज ऑल्सो अ मेटल एंड हैविंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, यानी कि इसके पास भी कैपेसिटी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकती है। सो इट इज़ यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रोड्यूस क्रोमियम और जिरकोनियम, यानी कि ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। किसी दूसरे एलिमेंट को ये अपने इलेक्ट्रॉन दे सकती है, यानी कि किसी दूसरे एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करने में ये हेल्प कर सकती है। सो ये एक्ट कर सकती है एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो ये तो थे 3 डिफरेंट तरह की मेटल्स के यूजेस। अब देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है रिलेटेड टू मेटल्स, इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। हम जानते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसी भी हो सकती हैं जो नोबल मेटल्स कहा जाए जिन्हें, जो कि बहुत कम रिएक्ट करती हैं किसी चीज़ के साथ, वो विगरसली रिएक्ट नहीं करती। अब इससे भी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटल्स को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स भी। हमने देखा कि मेटल्स हैं ग्रुप 1 की मेटल्स, जिन्हें कहते हैं अल्कलाई मेटल्स, फिर आती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके अलावा भी जो मेटल्स हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। और अगर हम फर्दर ट्रांजिशन मेटल्स को कैटेगराइज करें तो हमारे पास बनती हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स और आउटर ट्रांजिशन मेटल्स। अब 2 तरह की मेटल्स हो सकती हैं। पहले आप समझेंगे कि ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। ट्रांजिशन मेटल्स वो मेटल्स होती हैं जिनका आउटर से, आउटर का मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से पीछे वाला शेल, अगर आप न्यूक्लियस की तरफ से काउंट करना शुरू करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल से पहले वाला शेल वो होता है इनकम्प्लीट। जी हाँ, इनकम्प्लीट। अब आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो हमने चैप्टर 2 में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो वहाँ जब हम पढ़ रहे थे उनके सब शेल्स की कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने देखा था कि समटाइम्स दिस हैपेंस कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जाने की बजाय चला जाता है एस सब शेल में, क्योंकि एस सब शेल की एनर्जी एज कंपेयर टू डी सब शेल होती है कम। तो जब वो एस में जाएगा तो वो एस सब शेल हो सकता है कि उससे बाहर वाले शेल का पार्ट हो, उस वजह से जो इनर शेल है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। हमारे पास 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या तो ये हो सकता है इन केस ऑफ डी सब शेल कि डी सब शेल कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन इलेक्ट्रॉन्स अगले वाले सब शेल में चले गए, जो कि था नेक्स्ट शेल का सब शेल, और दूसरी ऑप्शन ये है कि एफ शेल इनकम्प्लीट रह जाए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स 2 तरह की हो सकती हैं, एक जिनका डी शेल इनकम्प्लीट है और एक जिनका एफ सब शेल इनकम्प्लीट है। जब भी हम एस पी डी एफ की बात करेंगे तो ये हमेशा सब शेल्स होते हैं, शेल्स होते हैं KLMN। सो द एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल या डी सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। अब इस तरह की मेटल्स शो करेंगी आपको बहुत मुख्तलिफ तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब कि उनकी वैलेंसी हो सकती है डिफरेंट, इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स भी, और ये एग्जिस्ट करती हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 4, 5 और 6 के अंदर। 1, 2 और 3 इनमें कोई भी ट्रांजिशन मेटल नहीं है। सो बेसिकली ये जो गैप है इन पीरियड नंबर 1, 2 एंड 3, आप देख सकते हैं कि पीरियड नंबर 1, 2 एंड 3 में कुछ एलिमेंट्स पहले लिखे हैं और कुछ एलिमेंट्स बाद में लिखे हैं, और इसके बीच में एक खाली जगह है जो कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को बनाती है। सो दिस गैप शोज दैट
कि यहाँ हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, and you can clearly see from your periodic table that you can have transition metals in period number 4, 5 and 6. और अगर आप गौर से देखें पीरियड नंबर 4, 5 और 6 की तरफ, तो आपको एक स्पेशल सा ब्लॉक नजर आ रहा होगा इन द मिडल, जो कि आपको शो करता है ट्रांजिशन मेटल्स को। और चूंकि मैं यहाँ बार बार कह रही हूँ पीरियड नंबर 4, 5, 6 यानी कि 3 पीरियड्स हैं, सो इन 3 पीरियड्स में हैं 3 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स और ईच सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। अगर आप काउंट करेंगे मिडल वाले ब्लॉक को, जिसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, सो उनमें अगर आप हर लाइन को काउंट करेंगे तो हर लाइन में 10 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। यानी कि हमारे पास 3 सीरीज हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ओवर हेयर। और अगर आप पीरियोडिक टेबल का अपर पार्ट देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कि ईच सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। अब अगर हम बात करें 4th पीरियड की, तो 4th पीरियड में मौजूद सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर टू द एक्टिव मेटल्स, यानी कि जो बाकी मेटल्स हैं एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन इस सीरीज में एक मेटल ऐसी है जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करती है, एंड दैट मेटल इज कॉपर। As you can clearly see in this periodic table that Cu, this is the symbol for copper and it is present in group number 11. When I'll say group, तो मतलब आपको columns देखने हैं, yes, which are from top to bottom. और इसका atomic number होता है 29. So copper comparatively बाकी सारी metals से जो कि इसकी group में present हैं उनसे different behave show करती है, और वो difference ये है कि copper उनकी तरह रिएक्ट नहीं करती, यानी कि इसकी टेंडेंसी टू रिएक्ट अदर थिंग्स इज लिटिल लो। नाउ 3 ट्रांजिशन मेटल्स जो बिलोंग करती हैं ग्रुप 11 से, जैसे हमने अभी बात की है कॉपर की सिर्फ, लेकिन अगर आप इसी ग्रुप में नजर डालें कॉपर के नीचे विच इज सिल्वर, Ag इज द सिंबल फॉर सिल्वर और इसका एटॉमिक नंबर है 47। और बिल्कुल अगर आप Ag के नीचे देखें सो यू कैन फाइंड गोल्ड। You will say that we can't see any G written over here. So let me remind you that symbol for gold is AU. इसका नेम होता है ऑरम और इसीलिए इसका सिंबल है AU और इसका एटॉमिक नंबर है 79. So you can see that group 11 is showing you some exceptional behavior, यानी कि उसके अंदर कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कि हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। आपने ये तीनों मेटल्स का नाम बहुत जगह सुना होगा। कॉपर को हम वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड की और सिल्वर की ज्वेलरी ही बहुत फेमस है। सो ये 3 मेटल्स, इनकी एक खास प्रॉपर्टी है कि इन्हें कहा जाता है इनर्ट या फिर नोबल मेटल्स, यानी कि ये ऐसी मेटल्स हैं जो कि किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करती, यानी कि इनकी टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन वो बाकी सारी की सारी मेटल्स के मुकाबले में बहुत कम है। सो ये एक एक्सेप्शनल केस आ गया। इसके अलावा ग्रुप 10 पे नजर डालें तो उसमें जो 3rd सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, उसमें आपको एक मेटल नजर आएगी विच इज प्लाटिनम। प्लाटिनम भी एक इनर्ट मेटल है। जी हाँ, प्लाटिनम सबसे एक्सपेंसिव मेटल है और ये बहुत इनर्ट मेटल है, ये किसी चीज़ के साथ भी रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर प्लाटिनम। सो चूँकि हम पढ़ रहे थे इनर्टनेस, हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं, उनकी सीरीज़ के बारे में, और साथ ही साथ देखा कि उन 3 सीरीज़ में से कौन सी मेटल्स हैं जो कि इनर्ट होंगी। लेकिन अब यहाँ आपको मुझसे एक सवाल करना चाहिए था, आपके दिमाग में तो फ़ौरन आ जाना चाहिए था कि हमने जब पढ़ा पीरियड नंबर 4, 5 और 6 तो इसमें सिर्फ 10 एलिमेंट्स नहीं हैं, देयर आर अदर एलिमेंट्स एज वेल, जिनको हम एक स्पेशल ब्लॉक की फॉर्म में शो करते हैं एट द एंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट में नहीं है हमारा पीरियोडिक टेबल, इसमें हमें 2 लाइनें नज़र आती हैं अलग से लिखी हुई जो कि बिलोंग करती हैं विद पीरियड नंबर 6 एंड पीरियड नंबर 7। तो क्या वो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं? जी हाँ, वो भी ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं, लेकिन वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं हैं। वो जो सेपरेट 2 रोज 2 सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं वो बेसिकली आपके पास हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि उनमें जो शेल इनकम्प्लीट है वो है एफ शेल, यानी उनमें जो फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो आएगी एफ शेल में। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं
उनको कहा जाता है आउटर ट्रांजिशन मेटल्स, और जो F ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और D ब्लॉक एलिमेंट्स का जो D सबशेल है वो फिलिंग के प्रोसेस में होता है, और इसीलिए हम उन्हें D ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं और ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। सो हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स, हमें पता होना चाहिए व्हाट आर आउटर ट्रांजिशन मेटल्स एंड व्हाट आर इनर ट्रांजिशन मेटल्स, और इसमें D सबशेल और F सबशेल का रोल क्या है, और साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया है कि हमारी ट्रांजिशन मेटल्स में से कौन सी स्पेशल और इनर्ट मेटल्स हैं, यानी कि जो अपने आउटर मोस्ट शेल को लूज नहीं करती, और उनके नाम हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और साथ ही साथ कॉपर भी ये बिहेवियर शो करती है। अब इन सारी मेटल्स के, जिनको हम इनर्ट मेटल्स कह सकते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टीज और यूजेस को इंडिविजुअली वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक के लिए आपको जो चीज़ें याद करनी हैं वो ये हैं कि आखिर ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, आउटर ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, यानी कि इनकी डेफिनेशन, और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मेटल्स हैं इनर्ट मेटल्स, किन मेटल्स को इनर्ट मेटल्स कहा जाता है, और जब आप इसके यूजेस को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बाद आप इस पूरे टॉपिक को समराइज कर सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं यूजेस ऑफ सोडियम, यूजेस ऑफ मैग्नीशियम एंड यूजेस ऑफ कैल्शियम इन डिटेल। मुझे उम्मीद है कि आप इस टेक्स्ट के अलावा इर्द गिर्द देख के और सर्च करके मजीद कुछ यूजेस फाइंड करने की ट्राई ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ इस लेक्चर में हमने देखा है कि व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स और आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं, और साथ ही साथ आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन सी मेटल्स ऐसी हैं जिन्हें हम इनर्ट मेटल्स या फिर नोबल मेटल्स कह सकते हैं। हम अपने आने वाले लेक्चर्स में इन नोबल मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।